दोस्तों, भारत के इतिहास में ना कुछ कोर्ट के फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ कानून की किताबों में नहीं रहते, बल्कि वो पूरे देश की पॉलिटिक्स और सोसाइटी का नक्शा ही बदल देते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही जबरदस्त केस के बारे में, इंदिरा साहनी केस। तो चलिए इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाँ कंट्रोवर्शियल मामले की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं जस्टिस सावंत के इस बहुत ही पावरफुल कोट से। ये लाइनें हिंदू समाज में जातीय व्यवस्था का हाइड्रोलिक दबाव असल में उस वक्त की सामाजिक सच्चाई को बिल्कुल सामने लाकर रख देती हैं। मतलब आप सोचिए, जाति व्यवस्था का प्रेशर इतना ज्यादा, इतना एक्सप्लोसिव था कि सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से आप कह सकते हैं एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बीच में आना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि ये दबाव पूरे सिस्टम को ही बिखेर कर रख दे। अब मजे की बात यह है कि ये जो पूरी कानूनी लड़ाई थी ना, इसकी शुरुआत किसी कोर्टरूम से नहीं हुई। नहीं, ये शुरू हुई थी सड़कों पर। और इसकी जड़ में था एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू करने का फैसला। एक ऐसा फैसला जिसने सचमुच पूरे देश में एक तूफान ला दिया था। जरा सोच कर देखिए, पूरे 10 साल तक ये रिपोर्ट बस फाइलों में धूल खाती रही। सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन किसी में भी इसे लागू करने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सबको डर था कि समाज में हंगामा हो जाएगा, एक बैकलैश होगा। फिर 1990 में अचानक प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम इसे लागू कर रहे हैं। और हाँ, कई लोग मानते हैं कि ये ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव था। और इस अनाउंसमेंट का जो असर हुआ वो इमीडिएट था और बहुत ही इंटेंस। पूरा देश, खासकर नॉर्थ इंडिया के शहर एकदम से सुलग उठे। स्टूडेंट्स सड़कों पर थे और इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि आप सोच भी नहीं सकते। इस पूरी उथल-पुथल ने देश को एक ऐसे संकट में डाल दिया जो पहले कभी देखा नहीं गया था। तो जब देश में ऐसे हालात थे, हर तरफ आग लगी हुई थी, तब एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की, एक रेफरी की तरह। कोर्ट का काम था कि इस बेहद कॉम्प्लिकेटेड इशू को संविधान के फ्रेमवर्क के अंदर रहकर सुलझाए, एक बैलेंस बनाए, ताकि देश इस संकट से निकलकर आगे बढ़ सके। तो सवाल उठता है, कोर्ट ने आखिर किया क्या? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशन देना पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक रूप से सही है। और यही तो मंडल कमीशन की सबसे मेन रिकमेंडेशन थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन था। कोर्ट ने एक बहुत ही क्रूशल बैलेंस बनाया। उन्होंने एक लकीर खींच दी। ये कहा कि टोटल रिजर्वेशन मतलब एससी, एसटी और ओबीसी सबको मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये जो 50% कैप था ना, ये इसलिए लगाया गया ताकि राइट टू इक्वालिटी का भी ध्यान रखा जाए और एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर भी कोई असर ना पड़े। इसके बाद कोर्ट ने एक और रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट सामने रखा, क्रीमी लेयर का सिद्धांत। इसका मतलब बहुत सीधा और सिंपल था। आरक्षण का फायदा उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो उस ग्रुप में होकर भी सोशल और इकोनॉमिक रूप से काफी आगे निकल चुके हैं। मतलब जो ओबीसीज में अमीर हैं, वेल सेटल्ड हैं, उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए ताकि ये हक उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी वाकई में सबसे ज्यादा जरूरत है। और फिर आया इस फैसले का एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया कि देखो, रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट्स पर, यानी जब आप पहली बार नौकरी में आ रहे हैं तभी लागू होगा। प्रमोशंस में रिजर्वेशन यानी पदोन्नति में आरक्षण अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। ये एक बहुत बड़ा फैसला था जिसने आने वाले सालों में एक बिल्कुल नई बहस को जन्म दे दिया। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे, कहानी तो अब शुरू हुई थी। अब मैदान में आमने सामने थे पार्लियामेंट और जुडिशरी। एक सीधा टकराव। सुप्रीम कोर्ट के प्रमोशन वाले फैसले को पलटने के लिए पार्लियामेंट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल किया। चलिए देखते हैं कि ये खींचतान कैसे आगे बढ़ी। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक के बाद एक 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास कर दिए। देखिए कैसे। सबसे पहले आया 77th अमेंडमेंट, जिसने SC/STs के लिए प्रमोशंस में रिजर्वेशन का दरवाजा फिर से खोल दिया। फिर आए 81st, 82nd और 85th अमेंडमेंट्स। इनसे कैरी फॉरवर्ड रूल लाया गया ताकि 50% कैप को बाईपास किया जा सके, क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दी गई और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज लाई गई, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। अब ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या है? आसान भाषा में
अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का एम्प्लॉय प्रमोशन पाता है तो वो अपने उन जनरल कैटेगरी के साथियों से भी सीनियर बन जाएगा जो उसी के साथ भर्ती हुए थे। इन सब का एक ही मकसद था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलिफाई करना, उसे बेअसर कर देना। तो अब जब पार्लियामेंट ने ये सब बदलाव कर दिए तो क्या हुआ? जाहिर है इन अमेंडमेंट्स को फिर से कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर इस मामले में उतरना पड़ा। लेकिन इस बार मकसद था रिजर्वेशन के लिए आज के जमाने के मॉडर्न और डेटा पर बेस्ड नियम बनाना। ये मामला था एम नागराज केस 2006 का। इसमें कोर्ट ने एक मिडिल पाथ निकाला, एक बीच का रास्ता। उन्होंने कहा ठीक है, पार्लियामेंट के अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, हम उन्हें मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ 3 बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दी, और वो भी डेटा ड्रिवन। अब सरकार को अगर प्रमोशन में आरक्षण देना है तो उसे 3 बातें साबित करनी होंगी। पहली, कि वो क्लास आज भी पिछड़ी हुई है। दूसरी, क्वांटिफाइबल डेटा, यानी आंकड़ों के साथ ये दिखाना होगा कि उस पोस्ट पर उनका रिप्रेजेंटेशन वाकई में कम है। और तीसरी, ये भी पक्का करना होगा कि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। कहानी और आगे बढ़ती है 2018 के जरनैल सिंह केस के साथ, जिसने नागराज के फैसले को थोड़ा और रिफाइन किया। इसमें 2 बड़ी बातें हुईं। एक तरफ तो कोर्ट ने सरकार के लिए एक चीज आसान कर दी। उन्होंने कहा कि SC/STs का पिछड़ापन साबित करने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव किया। कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अब प्रमोशन में SC/STs पर भी लागू होगा। याद है ना, ये क्रीमी लेयर पहले सिर्फ OBCs के लिए था, अब इसे SC/STs पर भी लगा दिया गया। तो अगर हम इस पूरी लीगल जर्नी को एक नज़र में देखें तो क्या दिखता है? हम 1992 में प्रमोशन में रिजर्वेशन पर कंप्लीट बैन से शुरू हुए थे और आज एक कंडीशनल डेटा ड्रिवन सिस्टम पर पहुंच गए हैं। देखिए कैसे क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट सिर्फ OBCs के लिए था वो 2018 में SC/ST प्रमोशंस तक पहुंच गया, और कैसे सरकार के लिए डेटा देने की जो रिक्वायरमेंट थी वो वक्त के साथ और भी स्पेसिफिक और ज़रूरी होती गई। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि जुडिशरी ने कैसे टाइम टू टाइम इस पॉलिसी को रिफाइन किया है, उसे तराशा है। तो सवाल ये है कि इस पूरे एपिसोड का, इस पूरी कहानी का भारत की सोसाइटी, पॉलिटिक्स और लीगल सिस्टम पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा? आखिर इस साहनी केस की लेगेसी क्या है? इसका असर बहुत गहरा और दूर तक हुआ। सबसे पहले इसने अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBCs को एक मजबूत पॉलिटिकल और सोशल आइडेंटिटी दी। इसी के साथ जन्म हुआ मंडल पॉलिटिक्स का, जिसने भारत की इलेक्टरल पॉलिटिक्स के समीकरण हमेशा के लिए बदल दिए। फिर UPSC जैसी एजेंसीज के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए एकदम क्लियर डेटा ड्रिवन रूल्स बन गए। और शायद सबसे जरूरी बात, इसने जुडिशरी के रोल को संविधान के गार्डियन के तौर पर और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और आखिर में इंदिरा साइनी केस हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर आज भी बहस होती है। कोई भी देश हिस्टोरिकल जस्टिस यानी ऐतिहासिक न्याय, इंडिविजुअल मेरिट यानी व्यक्तिगत योग्यता और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस, इन तीनों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकता है? ये एक ऐसी गुत्थी है जो आज भी पूरी तरह सुलझी नहीं है, और ये हमारे संविधान की आत्मा से जुड़ा सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर।